अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक छोटी सी बात से करते हैं और वो छोटी सी बात है मेहनत और कामयाबी के ताल्लुक़ पर। मेहनत और कामयाबी का क्या ताल्लुक़ है भाई? बड़ा गहरा ताल्लुक है। बताएं। मेहनत करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। ये बात, ये देखो कितनी अहम बात है। लेकिन ये जितनी आसानी से और जितनी सादगी से और जितने सहल तरीके से आपने बता दिया, ऐसा है नहीं। मेहनत में टाइम बहुत लगता है, एफर्ट बड़ी लगती है। हाँ, मुश्किल काम है, मेहनत करना मुश्किल काम है। बेसिक अगर डायग्राम बनाए ना तो ये होगा कि इस तरफ मेहनत है, यूं आप गए कामयाबी आ गई आपको। मेहनत करोगे तो कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आप पहले जो है वो आपके सामने आएंगी मुश्किलात, फिर आप उनको थोड़ा सा ज़रा मुश्किलात को शिकस्त दे के थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नाकामी आएगी, फिर आप कोशिश करेंगे, फिर मसाइल आएंगे, फिर परेशानियां आएंगी, फिर उसके बाद आप नाकाम होंगे, उसके बाद आप पर प्रेशर होगा, फिर दबाव होगा, फिर चैलेंजेस होगा, फिर ये सब इधर उधर और फिर आखिर में कामयाबी आएगी। ऐसा ही है। ऐसे इतनी आसानी से मेहनत करने वाले को कामयाबी नहीं मिलती है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें दरमियान में आती है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बड़ी गहरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। भाई मैं अगर कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट ही होगी ना, ये तो तय है, ये तय है। अखबार थोड़ी है ये, या कोई वो थोड़ी है टीवी का शो कि जो उसमें कुछ भी कहा जाए, उसमें आधी बातें इधर उधर की ऐसी फालतू जो मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा ही है। जब मैं बात करूँगा तो बस। बिल्कुल, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी लेक्चर दिया करें। वैसे मैं खुद सही होके आ जाऊंगा, वहाँ से बदल के आ जाऊंगा, तब्दील हो जाऊंगा उनके पास। गवर्नेंस मॉडल वाले जो हैं, पॉलिसी साज वगैरह वगैरह, ये जो बड़े बड़े हैं ना, जिनके कंधों पे अहम जिम्मेदारियां और बहुत भारी बोझ है, और जो हमेशा नाकामियां हमारे मुकद्दर में लिखते हैं, कामयाब कम ही होते हैं। कभी तो शर्म आ जाती है कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, मतलब तो ऐसी चीज कोई कर लो कि जिससे लगे कि हाँ हमने देखो ये चीज थी जो जीरो पे थी, उस जीरो से हम 10 तक ले गए हैं, 20 तक ले गए हैं, 100 तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, कुछ तो कर लो यार। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी प्रोग्रेशन नहीं देखा। पाकिस्तान ने प्रोग्रेशन देखा है, पाकिस्तान ने बड़ी फील्ड्स में प्रोग्रेस किया है, लेकिन उन सारी फील्ड्स में जिनमें प्रोग्रेस किया था या जिनमें हमने एक अपना मकाम बनाया था, वो अगर मजीद उस पर मेहनत नहीं की जाएगी तो वो तो हम स्टैटिक रह जाएंगे, उधर ही रह जाएंगे। बड़ी मिसाल हम थोड़े दिन पहले जिक्र कर रहे थे पीआईए की। पीआईए भाई मैंने जरा पढ़ना शुरू किया तो पीआईए ने तो कहा एक तो एमिरेट्स जो है, ठीक है, एक क्लासिक केस स्टडी है। माल्टा एयरलाइंस जो है वो हमने बनाई थी और वहाँ वो अब कितनी तरक्की कर गई है। यूरोप हर जगह पर उसकी फ्लाइटें जा रही हैं, ज़बरदस्त काम चल रहा है। हमने किस किस को क्या क्या सिखाया, बिल्कुल, और उसके बाद वक्त हमें कहाँ ले आया। बिल्कुल, और ये तो वो मुल्क जहाँ पर इस सरजमीन पर तो हर चीज़ रेडिली अवेलेबल थी। बहुत मतलब ठीक है, मादनियात वगैरह के लिए आपको किसी से कोलैबोरेशंस करके लाना है, वो एक बड़ा एक प्रोसेस है। लेकिन उसके अलावा मतलब आप देखें, रेलवे इस इलाके में हमेशा से थी, पहले से थी, जब से कम होश संभाला है तब से रेलवे तो था ही। अंग्रेजों के ज़माने का था लेकिन था। फिर इसी तरह पुल थे, ब्रिजेस थे। बेसिक कनेक्टिविटी के इश्यूज कभी भी हमारे यहाँ नहीं रहे हैं, वो आज भी नहीं हैं। लेकिन एक बेहतर मैनेजमेंट का वर्ड होता है। हम बेसिकली अब वर्ड छोड़ दें, सारे मसाइल पुअर मैनेजर्स हो गए हम। अब सारे मसाइल सही होने वाले हैं और पुअर नेगोशिएटर्स। अब सब कुछ ये आप जो इस तरह की मायूसी की बातें कर रही हैं, सब बेकार बातें हैं, सब सही होने वाला है। आज के अखबार में आ गया है, क्या कहा है इसमें? लिखा हुआ है नवाज शरीफ मईशत बहाल और दहशतगर्दी खत्म करेंगे। मरियम नवाज हेडलाइन बयान दिया, वो आने वाले हैं, बस आने वाले हैं। बिल्कुल, बस फिर देखना बिल्कुल क्या क्या होगा। आने वाले तो हैं, लेकिन जाने वाले कौन कौन है जो इनको लेने जाने वाले हैं? कोई ना कोई चले जाएगा। ऐप शैप बनी है, देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पॉजिटिव चीज। बिल्कुल, अब यही बात है नाजरीन के देखें, हम आईटी में कहाँ रह गए थे? हम थे ही नहीं किसी आईटी के पॉलिटिकल जलसों। अब हम पॉलिटिकल जलसों में मॉनिटरिंग के लिए दुनिया में कहीं नहीं बनी होगी। और मजे की बात है कि बाइकें, अब तो हम बिरयानी के लेवल से आगे क्रॉस कर गए हैं, कीमे वाले नान और बिरयानी से आगे निकल गया, बाइकें दे रहे हैं हम। तरक्की है या नहीं है? बिल्कुल है, तरक्की खत्म हो गई बात। इसी से इसकी तरफ आप देखें तो आपको लगता नहीं है मुल्क में मईशत का कोई बुहरान है। बहरहाल मुल्क में क्या क्या है ये आपको पता चलेगा 60 सेकंड न्यूज में। दिखाएं भाई। पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत का परचून, सराद और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का फैसला। पावर डिवीजन का बिजली चोरों से 14 अरब 33 करोड़ पैसे जायद वसूलियों का दावा। मस्तोंग धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया, शहदा की तादाद 60 हो गई। कराची में नालों में कचरा फेंकने वाले अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। तुर्क दारुल हुकूमत में दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम, धमाके की वीडियो भी सामने आ गई। स्पेन के नाइट क्लब में आग लगने से 13 अफराद हलाक। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की कोशिश नाकाम।
बर्तानिया भर में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान पर पाबंदी आयद। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज। अब बात करते हैं जी खबरों में क्या हो रहा है। और बड़े रेयरली होता है ऐसा नाजरीन के वीकेंड पे अच्छी खबरें आए। देखो एक खबर आई कि तो इस दफा का वीकेंड मेरा ख्याल है ऐसा ही था कि जिसमें अच्छी करेंसी की अच्छी खबरें आ गई। हाँ, तेज तरीन तरक्की करने वाली करेंसीज में पाकिस्तान का जो रुपया है हाँ। वो शुमार हो रहा है, बल्कि टॉप पे चला गया है। तो इससे अच्छी और क्या खबर हो सकती है। पूरे मुल्क के लिए ये खबर खुशखबरी है। और इसके अलावा जाती तौर पर एक हमारी पाकिस्तान की बड़ी मारूफ शख्सियत, उनके हवाले से एक खबर आई और वो भी बड़ी खुशी की खबर थी। डेट आ गई थी पहले, लेकिन अब उस चीज को पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया है। मायरा खान पाकिस्तान की मायानाज फनकारा और उनकी जो है उनके दोस्त सलीम करीम से एक बड़े ही इंटीमेट किस्म की जो सेरेमनी है उसमें शादी हुई और शादी का ये उनका फंक्शन था। बड़ी इंटरेस्टिंग ये शादी रही। वीडियो तो दिखाओ भाई, दिखाओ वीडियो तो दिखाओ शादी में क्या हुआ। बिल्कुल, अभी क्लोजअप्स नहीं आए हैं। अच्छा क्लोजअप्स कल तो शादी हुई है तो दूर के शॉट ले लिए, वो बंदा करीब ना जा सका क्या? नहीं, क्लोजअप्स उन्होंने रिलीज शायद नहीं किए होंगे ना। अच्छा, क्लोजअप तो अभी मेन मोटा उनकी लुक दिखाई है कि भाई कपड़े कैसे पहने थे, किस कलर में थी वो, क्या पहना हुआ था, क्या जेबतन किया हुआ था जिसको हम कहते हैं ना। तो वो उरूसी मलबूस जो उरूसी लिबास जो है वो अच्छा बड़े जो लेकिन ये है कि एक इंटीमेट किस्म का फंक्शन था। कोई बहुत बड़ा पैमाने पर कोई ऐसे नहीं था कि 400 500 700 के गेस्ट्स की एक लिस्ट हो। अच्छा। एक करीबी उनके अजीज़ो अकारिब और फ्रेंड्स और ये सब जो लोग थे उन्होंने शिरकत की और दूल्हे ने जो है वो मेरा ख्याल है नीली पगड़ी पहनी हुई थी। हाँ, वो देखो दूल्हा आ रहा है, सामने से आ रहा है, वो चलता हुआ आया दूल्हा। तो उन्होंने बड़े अच्छे कहते हैं दूल्हा बड़ा वो था इमोशनल। सलीम करीम साहब जो है वो बड़े इमोशनल थे। नहीं शादी तो हुई, मैंने कहा कि भाई इमोशनल सलीम करीम साहब नहीं होंगे तो और कौन होगा। मायरा मिल गई उनको तो और किसका इमोशनल होना बनता है, मायरा का तो नहीं बनता है। लेकिन ये कि सलीम करीम साहब बड़े इमोशनल थे और ये उस दूल्हे की निशानी है नाजरीन के जो एहसास वाला होता है। मेरा अपना जाती तौर पर मानना ये है, बड़े कम दूल्हे ऐसे हैं लेकिन हैं जरूर कि ये आपने कैसे कहते कम है, शादियों पे नहीं नजर आते ना रोते हुए दूल्हे। तो भाई वो क्या रो रहे थे? नहीं रो नहीं रहे थे, लेकिन मतलब रो रहे थे ये एग्जैक्टली मुझे नहीं। लेकिन लोगों ने बहुत जगहों पर कमेंट किया हुआ था कि ही वाज वेरी इमोशनल, ही लुक्ड वेरी इमोशनल, उनके वो जज्बात नजर आ रहे थे चेहरे पे। तो लेकिन रोते हुए दूल्हे मैंने देखे हैं, जहां लड़कियां नहीं रो रही होती वहां दूल्हे रो रहे होते। तो वो मैंने देखे। तो वो एक एहसास करने वाले शख्स की निशानी होती है कि जिसकी आंखों में खुशी के या गम के आंसू आ जाएं और आराम से आ जाएं। कुछ बड़े सख्त दिल लोग भी होते हैं, हालांकि सख्त दिल से मुराद ये नहीं है कि वो सख्त दिल होते हैं, लेकिन वो रोते नहीं हैं। का एक महाज बन जाएगा, एहतजाज करेंगे वो। आप ऐसी बातें प्लीज ना करें। कमिंग बैक टू सलीम करीम एंड मायरा खान। क्या अजीब, बिल्कुल सही है। 2007 में बेसिकली की जो है वो अली अस्करी से शादी हुई थी, फिर उसके बाद 2015 में वो खत्म हो गई थी मायरा खान की। और इनका एक 13 साल बेटा है अजलान, माशाल्लाह बड़ा क्यूट बच्चा है माशाल्लाह, जबरदस्त। और देखें अच्छी बात है, शादी हुई है इनकी। और ये जो हमारे यहाँ पे एक मामला होता है ना कि भाई एक मरतबा अगर शादी नाकाम हो गई तो बस फिर वो आप दूसरी दफा नहीं करते। और डर होता है, वैसे डर होता है, लेकिन देखो उन्होंने अपने डर से आगे बढ़ेंगे तो ही जीत होगी ना। बिल्कुल। और अब तो काफी टाइम हो गया और अगर आपको एक ऐसा पार्टनर नजर आ रहा है कि भाई वो एहसास करने वाला है, तो वही मैं बात कर रही हूँ कि उनके चेहरे पे वैसे वो फीलिंग आ रही थी। लोग ये बड़ा लिख रहे हैं मुख्तलिफ पोस्ट्स के नीचे कि ही लुक्स इमोशनल। हमारी तरफ से मुबारकबाद भाई, बहुत ज़बरदस्त दुआएं भी इनके लिए। और अल्लाह करे ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी शादी जो है वो रहती दुनिया तक चले इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये था जी माहिरा खान और सलीम करीम की लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग, बल्कि हैप्पी स्टार्ट। अब तो यहाँ से तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी पार्टी शुरू होने वाली है। ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ी गए हैं ना उधर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो भाई बड़ी आपको पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि हमारे जो नसीम शाह हैं उनके हवाले से वहाँ की एक एक्ट्रेस है, वो बड़ी तस्वीरें डालती रहती है और ऑनलाइन फ्लर्ट करती रहती है। और ये वही है जो उनके पीछे कहीं इधर उधर भी निकल गई थी। एक तो वो खातून भी है ना जो नसीम शाह के पीछे कहीं श्रीलंका तक पहुंच गई थी, फिर लोगों ने बड़ा कहा था पहुंच जाती है। बहरहाल अब क्या हुआ है, एक और खातून है, उन्होंने भी एक और खिलाड़ी के बारे में इस तरह के बयान दिए हैं। और बेसिकली ये एक भारतीय लड़की है। एक इंटरव्यू वैसे जब हो रहा था तो उससे पूछा गया कि भाई पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, तो उसने कहा जी इफ्तिखार अहमद, और शादी की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया उसने। इफ्ती भाई मैरिड है? जी मैरिड है। अच्छा, बिल्कुल। चलो ठीक है नाजरीन, बस यही तक थी खबर। चप्पल उतारूंगा।
नहीं तो इजहार कर दिया उसने खातून ये ने, तो बेसिकली ड्रामेबाजियां करते हैं, ये हमारे खिलाड़ियों को डाइवर्ट करते हैं, ये अच्छा उनका गेम से टेंशन ध्यान डाइवर्ट हटाते करते हैं, गेम से ध्यान हटाते हैं, फोकस। बिल्कुल, ये पूरा भाई फोकस रखना। तो वो बेसिकली उसका कहना ये था कि दुनिया के लिए इफ्तिखार जो है वो चाचा होंगे, अच्छा लेकिन मेरे लिए जानू है। अच्छा अरे भाई फ्री हो रही हो तुम, फ्रैंक हो रही हो भाई, ठीक है फैन रहो लेकिन बस गले ही ना पड़ जाओ, ये तो गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और बेसिकली ये अंदर से तो खुश होंगे, चाचा बड़ा खुश नहीं, होंगे, कोई ऐसी खुशी की बात नहीं है। चाचा जो है वो बड़े जबरदस्त आदमी है, बहुत बेहतरीन, वो जो है वो पक्के मजबूत आदमी है, उस तरह की चीजों से जो है ना है तो आदमी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि ये जो है ना ये इस तरह से हमारे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, फोकस हटाने के लिए ये काम किया किसी जाता ने है। आके इजहार मोहब्बत कर दिया तो क्या ऐसी बड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो गई भाई? आपको पता है आप खेलने गए हैं, आप भी तो हो जाती है टेंशन डाइवर्ट, क्यों नहीं होगी? है क्या अगर- आपका अगर नजर, प्रोग्राम आपका में- नजर वो आपकी नजर वो बल्ले के साथ स्टैंड पे होगी क्या? फोकस कम होता है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूँ यहाँ पर और बहुत ही कोई खूबसूरत खातून हो तो हो सकता है मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ, मजबूत आदमी है, अभी तो आपने कहा ठीक है, लेकिन हो सकता है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी, चांस क्यों ले बंदा, चांस क्यों ले, जो काम करने का हो भाई वो कर लो। किस किस को रोकेंगे, किस किस को? इसको तो रोकूंगा मैं, इस खातून ये को? हीर जो है ना, ये लड़की, इसका नाम है हीर, दुबई में रहती है ये, ओके। और ये पंजाब से इसका ताल्लुक है, जो भारतीय पंजाब है। और बस मुझे टेंशन लग रही है बुनियादी तौर पर, ये जो है ना ये अटेंशन डाइवर्ट करने वाले मामलात हैं। ओके यस, चलो सही है, ठीक है जी, ठीक है भैया, ठीक टेंशन है, आपने डाइवर्ट अच्छा करने वाले। इस्तेमाल किया, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस प्लीज अटेंशन फोकस, मैं कोई इसमें तो राय नहीं है, मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले ठीक में। है ठीक है, आप बहुत सख्त हैं मैं इस तो मामले अगर में। मैनेजर हूँ तो मैं तो बाहर निकलने ना दूं लड़कों को, उनसे मैं फोन वोन तो ले ही लूं, हाँ बिल्कुल। नहीं, कप्तान का सख्त होना बड़ा जरूरी है। मीडिया बिल्कुल। इंटरेक्शन नहीं होगा, हाँ। बिल्कुल तय कर दो, बिल्कुल ये उल्टी मीडिया सीधी बातें interaction नहीं होगा, पहुंचनी चाहिए। और अजीबो गरीब खाने शाने भी नहीं होंगे, एक खास कह रहे हैं fitness खाने regime वाने बड़े maintain अच्छे होगी। भाई वहाँ पर जबरदस्त है, लेकिन भाई खाने पे फोकस ना अच्छे करो। तो हैं, लेकिन ये है कि सारी चीजें आप लोग बतौर खिलाड़ी खा जी। नहीं सकते, वो मतलब तेली मुरगन वर्ल्ड कप खा जाओ बस तुम लस्सी पी के तो खड़ा कैसे रहेंगे फिर आप? हाँ। आप तो सो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको जहन में रखना है, और खिलाड़ी के लिए ऊपर जो कप्तान है उसका स्ट्रिक्ट होना बड़ा जरूरी है जी। खैर, आपको जरा आगे लेकर चलते हैं। एक और कौम है जो बड़ी स्ट्रिक्ट है, और वो है चीनी, चाइनीज क्या जो लोग हैं ना, वो बड़े सख्त हैं, और वो भी बड़े फोकस्ड हैं, उनको भी पता है कि उन्होंने किस तरफ लेकर जाना है अपनी तरक्की को। और चांद के लिए चीन का नया मिशन जो है वो चेंग-ई 6 पाकिस्तान के एक सैटेलाइट को भी वहां लेकर जाएगा। अच्छा। और ये बेसिकली आज की बुनियादी एक और बड़ी खबर है। चाइना नेशनल स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर जो है वो अपने एक बयान में बताया है कि चेंग-ई 6 जो है मिशन 2024 की पहली शशमाही में चांद के लिए रवाना किया जाएगा। ओके। और ये मिशन पाकिस्तान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फ्रांस और इटली के जो है पेलोड उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा भाई, ये होता है ना, मैं तुम जा रहे हो यार हमारा भी ले जाना सामान, ऐसा होता है। ऐसा होता है बिल्कुल। आप नहीं और- कहीं बाहर जा रही होती तो बंदा कह देता है ये जरा ये उधर जरा- पहुंचा देना सामान, यार वो उधर हाँ, ये बंदा ले लेगा वैसे आपसे। मंगाने वाले मंगाने वाले- वो वाला मामला ज्यादा होता है, हाँ, ले हाँ। जाने का इतना नहीं होता। लेकिन तो ये तो जरा चेंगी जो है वो जाते जो हैं हाँ ना जो उधर। चेंगी है वो चेंगी 6 जो है वो मिशन फ्रांसीसी एस्ट्रो जो Instruments इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है है। वो मौजूद होंगे उसमें, जो जो Radioactive। एक्टिव गैस जो है, रेडियो एक्टिव गैस, उसकी जांच भी करेंगे। और इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो नेगेटिव आयोन, जिसको हम कहते हैं बड़े मुश्किल वर्ड आयोन डिटेक्टर्स। साइंस की खबरें भाई, आपको क्या पता। आपका फोकस लूज हुआ है ना, आप लड़कियों मड़कियों चाचे वाचे इफ्तिखार की तरफ चले गए, तो मैंने कहा आप कोई काम की बात भी तो हम करें ना। बेसिकली इसके अंदर सीन तो- ये है कि ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है नेगेटिव आयन डिटेक्टर, हाँ। और इटली का है कैलिब्रेट रडार सिस्टम। बिल्कुल। वो उन मिशंस को भी अपने साथ चांद पे ले जाएगा कि भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा तुम लोगों को। तो बयान के मुताबिक पाकिस्तान के जो क्यूबसेट नामी मिनिएचर सैटेलाइट है उसको भी चांद के मदार पर पहुंचाया जाएगा इसी मिशन के थ्रू। तो बेसिकली ये चीन की जानिब से ये बैनुल-अक़वामी लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, और तवक्को यह है कि मजीद बैनुल-अक़वामी जो शराकतदार हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे, और बैनुल-अक़वामी ताउन में इजाफे के लिए ये मिशन 4 ममालिक के पेलोड्स और सैटेलाइट्स को अपने साथ साथ लेकर जाएगा। और ये बेसिकली चांद के जो तारीख हिस्से हैं वहां पर जाकर वहां की सतह से नमूनों को इकट्ठा करके जमीन पे वापस आएगा, और ये पहली बार होगा जब चांद के तारीख हिस्से से नमूनों को जमीन पर लेकर आएगा। और इससे पहले ऐसे मिशंस में चांद की जो करीबी सतह है उससे नमूने इकट्ठे किए गए थे। अब मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ खित्तों के नमूनों को इकट्ठा करे, चांद की उम्र के बारे में तफसीलात जानी जा सकेंगी, और फिर 6 के बाद 7 भी क्या जाएगा। उम्र होगी चांद की वैसे? पता नहीं, तो पूछना पड़ेगा।
हजारों साल होंगे, मेरा ख्याल हजारों है। लाखों साल होगी बिल्कुल। तो बहरहाल ये है सारा जो चांद वांद का सिलसिला है। फिर ये 7 भी होगा, 8 भी होगा, ये बड़ा एक पूरा लंबा उनका प्रोसेस है। ये 2020 में गया था चैंगिंग 5, तो ये 5 के बाद अब ये 6, 7, 8 वो भी मतलब ये बड़ा एक यूँ कह लीजिए कि इन्होंने एक तसलसल के साथ इस काम को किया हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और खबर भी आई है, तुर्किया में जलजले से कबल पेशगोई करने वाला एक डच साइंसदान था, उसने अब एक और पेशगोई की है, और वो पेशगोई बेसिकली है कि पाकिस्तान में भी जलजिला आने वाला है। जलजिला पैमा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे है, उसने बेसिकली चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज में जलजिले की पेशगोई की है। बलूचिस्तान, जी बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन जो है उसमें उन्होंने कहा है कि जी लर्जिश रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई जलजिला आ सकता है। उसकी शिद्दत तकरीबन 6 या उससे ज़्यादा हो सकती है। और बेसिकली जो सतह समुंदर के करीब फिजा में जो बर्की चार्ज है उसके उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसकी वजह से नक्शे में वो जो एक रेड कलर का जो आदत है, जब आप जलजिले के लिए जो ज़्यादा डेंजर वाले इलाके होते हैं वो बेसिकली जामनी या रेड कलर वाला हो जाता है वो, तो बेसिकली वो इलाके उसमें पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान भी शामिल है। और कह रहे हैं कि जी ये मतलब बेसिकली एक अंदाज़ा है, मगर इस अंदाजे के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में कोई जलजिला आ सकता है। और वैसे अभी कोई तरीका ऐसा नहीं आया कोई जिसके ऊपर आप 100% ऑथेंटिक एतमाद के साथ कह सकें कि जनाब ये पक्का है और इसने कह दिया तो ये होगा। या बस ऐसा गूगल की एक नोटिफिकेशन भी होती है, वो भी एक है, वो तो आ जाती है ना जब कि भाई हो गया तब आती है। वो ऐसे नहीं होता कि गूगल को पहले से पता लग जाए आने वाला है, ये नहीं, वो बेसिकली आता है। लेकिन बेसिकली ये जो सैटेलाइट जो है या ये जो सारा जो सिस्टम है जलजिले की पैमाइश करने वाला, इसने अब ये कहा है कि जी ये एक अंदेशा है कि ये काम होगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो चमन फॉल्ट लाइन है बुनियादी तौर पर ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है और इसे चमन फॉल्ट सिस्टम कहते हैं, और ये 900 किलोमीटर तवील है। अच्छा। और 31 मई 1935 में कोयटा में जो जलजिला आया था, कई हज़ार अफराद हलाक हुए थे, वो इसी फॉल्ट लाइन की वजह से। बिल्कुल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके इसके अंदर आते रहते हैं। और अब ये देखते हैं कि अल्लाह करे बिल्कुल कि सब खैर आफियत से रहें, लेकिन और अगर आए भी तो इतना सीरियस किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए, तो ये जरूर दुआ करें नाजरीन। और बस ऐसी खबर सुन के जरा दिल, एक और खबर सुनाता हूँ अभी, आप अपने दिल को जरा संभाल के रखें। इस खबर को जब मैं सुनाऊंगा तब आप सोचेंगी कि यहाँ पर जलजिला क्यों नहीं आता है। शर्म का मकाम है, इस कौम के ऐसे ऐसे गलीज लोग इस कौम में मौजूद हैं जो कि इस कौम पर कलंक हैं, और उन लोगों को तो मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वो क्या वाकया हुआ है, कराची में वाकया हुआ है। कराची में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जो है वो तालिबात की वैन जा रही थी, उनके सामने नाजेबा हरकत करते हुए देखा जा सकता है। वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। वो बेहुदा शख्स अपने कपड़े उतार कर जो बेहूदगी कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी से बच्चियां घर जा रही हैं, पढ़ने के लिए निकली हैं, वैन का ताकुब कर रहा है, नाजेबा हरकतें कर रहा है। ये शख्स जिसको अब जो वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद एडिशनल आईजी कराची जो है खादिम रिंद, उन्होंने नोटिस लिया है, रिपोर्ट तलब की है, और एसएसपी सेंट्रल जो है फैसल अब्दुल्ला चाचड़, उन्होंने ये बताया कि जी तालिबात को हरासा करने का वाकया ये राशिद मिनास रोड पर ये उसके करीब पेश आया है। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वीडियो चंद रोज़ पुरानी है और अब तहकीक कर रहे हैं इसके हवाले से, और तालिबा जो है मुतासरा उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मुतासरा तालिबा पुलिस से रब्ता नहीं करती है तो सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुलजिम का सुराग लगाया जाएगा। अच्छा, अब ये जो शख्स है किस कदर ज़हनी मरीज ही है, मतलब ये तो मैं इनको तो मरीज ही कहूंगी, इनका तो इलाज होने वाली बात है। मतलब आप किस तरह के लोग हैं, स्पीचलेस भाई। ये जो वीडियो है ये आपको बताती है कि एक इंसान अपनी दिमाग की गलाजत में किस हद तक गिर सकता है। इससे पहले एक वीडियो आई थी, वो बंदा सड़क पर जो है वो अपने कपड़े उतार के उस लड़की के साथ उसने बदतमीजी की, और उसके बाद अब ये जाहिल जो है वो यहाँ पर ये मौजूद है। मारो इन लोगों को, तो इतने ठुड्डे मारने चाहिए, इतना इन लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए कि ये आइंदा सोच ना सकें। बिल्कुल। और ये मतलब देखिए बुनियादी शर्म, अपनी शर्म जो है, शर्म इंसान की सबसे करीबी और मतलब जो एक चीज है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है वो उसकी शर्म है, पर्दा है उसका। एक जानवर कपड़े नहीं पहनता, इंसान कपड़े पहनता है।
तो अगर हम उस लेवल तक चले गए हैं कि हमें अपने ऊपर से भी शर्म नहीं आ रही, औरों के साथ तो चलो हम औरों को तो जो भी दिखा रहे हैं, जो भी उनकी तरफ इशारे कर रहे हैं, लेकिन अपना भी तो एक है ना, एक शर्म का पर्दा है। मतलब कोई भी शख्स ऐसा थोड़ी है जो कपड़े उतार के इतने आराम से फिर ले। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनके साथ ज़हनी कोई दिमागी तवाज़ुन जिस गाड़ी में जा रहा है, इस गाड़ी वाले को चाहिए था इसको साइड देके मार देता, गिरा देता उसी वक्त। अगर ये मेरे सामने होता ना तो मैं उसके साथ इसको चढ़ा देता, मैं तो इसके ऊपर गाड़ी। अब पता नहीं किसी को ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, कहेंगे आप वायलेंट हो गए, लेकिन ये जो जहालत जो कर रहा है, इस जहालत का जवाब क्या दूं मैं? इसको प्यार करूं, इसको गले में लगाऊं कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, अंदर हवालात में ले जाके वो इसके साथ वो चितरोल उसकी होगी जिसका ये याद रखे। और आप याद रखें नाजरीन, जब किसी फिजिकल टॉर्चर से या किसी फिजिकल ये एक कान के नीचे से इंसान गुजरता है तो 14 तबक याद हो जाते हैं, तो ठिकाने आ जाते हैं बिल्कुल। तो ये इसके साथ भी ऐसे कुछ सिलसिला। अच्छा, ये मामला जो है ना, बात वही है कि आप इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जब वाकयात रिपोर्ट होते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, और फिर उसके बाद आप देखेंगे इन वाकयात में कमी आएगी, क्योंकि लोगों को डर होगा। अभी डर नहीं है, अभी डर जो नहीं समझते हैं कि हम तो जो चाहें करें, हमारा जो है ना वो बस हमें आज़ादी मिल गई है और हम बस कुछ भी करते रहें। शर्म आती है ऐसे लोगों की बात करते हुए, शर्म आ रही है। गुस्सा, जो शदीद गुस्सा जब मुझे ये वीडियो देखकर आया तो सोचे ना, अगर आप सिर्फ ये सोचें कि आपकी माँ या आपकी बहन जा रही हो और उसके साथ कोई ऐसी हरकत करे, उस शख्स के साथ आप क्या करेंगे, फिर सोचें इसकी सजा क्या होनी चाहिए। अजीब एक मजाक बनाया हुआ है इन जाहिलों ने इस मुल्क के अंदर। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है सजाएं ना होने की वजह से, ऐसा कॉन्फिडेंस है कि खैर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। एक और चीज़ आपको बताते हैं, हम भी तो अजीब अजीब हरकतें करने में हमारा भी तो कोई सानी नहीं है ना। हम भी तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि हमें भी बिल्कुल शर्म लिहाज पर्दा किसी चीज़ का नहीं है। इमिग्रेशन के इदारे, FIA का जो है एक डिपार्टमेंट, FIA का डिपार्टमेंट जो इमिग्रेशन को देखता है, उन्होंने इमिग्रेशन जो मुल्तान एयरपोर्ट है उस पर एक कार्रवाई की है, और वो कार्रवाई करते हुए उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाले 16 भिखारियों को गिरफ्तार किए उन्होंने। वाह वाह। अब ये आप अंदाजा लगाएं, इस खबर पे भी आप सोचेंगे तो शशदर रह जाएंगे। वो तो खैर बड़ा पुराना बिजनेस है, ये तो वहां पर जाते हैं लोग और वहां पर जाके बड़ा अच्छी इनकम होती है भाई। लेकिन मतलब ये भी मैं सोच नहीं सकती कि मैं उम्रे के लिए हम जा रहे हैं और कोई शख्स साथ जो बैठा है उसने एहराम बांधा हुआ है, सारे लवाजमात उसके पूरे किए हुए हैं, और उसका एम पर्पस ये है कि मैंने उधर जाके पैसे मांगने, रियाल कमाने हैं उधर जाके। बच्चा भी था उनके साथ, बच्चा भी था, पूरी एक तरह से फैमिली का वो तासुर देने की कोशिश कर रहे थे। दौरान तफ्तीश जो है मुसाफिरों ने इंकिशाफ किया कि वो सऊदी अरब भीख मांगने की गर्ज से जा रहे हैं, और मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंटों ने वसूल भी करना था। तो वहां पर पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, बिल्कुल वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, यहाँ से आप चले जाएं वहां पर, वो फिर आपको जगह भी बताएंगे, आइडेंटिफाइड स्पॉट्स होंगे कि भाई इधर जाकर बैठना, यहाँ पर लोग आते जाते पैसे ज्यादा देते हैं। मुसाफिरों ने मजीद इंकिशाफ किया कि भीख हासिल करदा जो आधी रकम है भीख से, वो सब एजेंट्स के हवाले करनी थी, और उम्रा वीजे की मुद्दत पूरी करने के बाद मुसाफिरों ने वापस पाकिस्तान आना था। तो ये अजीब सी एक सूरत हाल है। मुसाफिरों को मजीद जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA का जो कंपोजिट है सर्कल, उसमें मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। और अब गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाज़रीन, आपको याद होगा सेनेट की कायमा कमेटी में उन्होंने इजलास में ये इंकिशाफ किया था कि हमारे फ़कीर सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं, और उनका कहना ये था कि जितने फ़कीर गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। जो बाहर के ममालिक में जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें 90% पाकिस्तानी होते हैं, इराकी। और सऊदी सफ़ीर हमें ये कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मसला है, ज़ाहिर है। अब ये उन्होंने ये भी कहा था कि हरम के अंदर जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी निकलते हैं। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अजीब एक बेहूदगी लगाई हुई है इन लोगों ने। तो पकड़ो इन लोगों को, सजाएं दो यार। आप लोगों ने मजाक बनाया है, हर आदमी को हम पालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और फिर जाहिर है जो इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं उनके बड़े बड़े किसी न किसी कोई एक आधा पीछे इन्फ्लुएंशियल बंदा भी कोई ना कोई उनके रिश्तेदार, मतलब इतना तो अब है ही ना, इंसान जिंदगी गुजारता है, कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता बन ही जाता है। तो फिर पीछे से वो शख्स आ जाएगा कि भाई इनको छोड़ दे, चलो भाई इस बारी छੱਡ दो, अगली बारी पकड़ना। वो अगली बारी देते देते हमने कितना नुकसान कर लिया अपने मुल्क का और अपनी कौम का, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, मजीद अंदाजा लगाएंगे में क्या हो रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अब आपको जरा लेकर चलते हैं अमेरिका की जानिब। न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड बारिशों के बाद हंगामी हालत जो है वो नाफिज कर दी गई है और बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया, मेट्रो सर्विसेज मनसूख कर दी गई और कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसी हवाले से हम जरा मजीद जानते हैं कि अब वहां पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ सोबिया चीमा साहिबा मौजूद हैं जो कि हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया जी, बताइए क्या सूरत हाल है न्यूयॉर्क में और अब हालात कैसे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, रियासत न्यूयॉर्क में गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रियासत में जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रियासत में मुतासर होने वाला जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका है वो ब्रुकलिन का इलाका है, जहाँ पे इतला के मुताबिक सैलाबी पानी जो है वो तकरीबन 5 इंच तक जमा हो चुका है। इसके अलावा सड़कें और जो पुल हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो ज़ेरे ज़मीन मेट्रो सर्विस और सबवे सर्विस है उसमें भी पानी भर चुका है और मेट्रो ट्रेन सर्विस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा मैं अगर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का जिक्र करूँ तो शदीद बारिशों के पेश नज़र जो है वो सैलाबी पानी एयरपोर्ट के अहाते में भी दाखिल होना शुरू हो गया है और इतलात के मुताबिक जो है वहाँ पे 3 इंच तक जो है सैलाबी पानी जमा हो गया है और एयरपोर्ट्स पे जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग फंस चुके हैं। और परवाज़ों की अगर मैं जिक्र करूँ तो बहुत सी परवाज़ें या तो ताख़ीर का शिकार हैं या जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि मुकामी मीडिया और जो मुकामी लोग हैं वो इंतज़ामिया को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगी इतला के बावजूद भी इंतजामिया ने जरा सुस्त रवि का मुजाहरा किया है और इसकी वजह से है जो ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर दी है। जबकि इंतजामिया का कहना यह है कि ये तारीख की बदतरीन बारिशें थी जिन्होंने न्यूयॉर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ताहाल इंतजामिया जो है वो हरकत में आ चुकी है और काफ़ी इलाकों से जो है वो सैलाबी पानी को निकालने का जो है वो अमल जारी है। और इसके अलावा जो है मुकामी मीडिया और ख़ास तौर पे जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज के थ्रू जो शहरी हैं उनको उन तक जो है वो एहतियाती तदाबीर और दीगर जो है वो हदायत पर अमल करने के हवाले से जो है वो उनको जो है मैसेजेस और अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। सोबिया हमारे साथ मौजूद थी, सोबिया चीमा, और हमें अमेरिका की सूरत हाल से आगाह कर रही थी सैलाब के बायस। वहाँ पर भी सूरत हाल वही हो गई है जो कि पाकिस्तान में अक्सर हो जाती है, लेकिन अल्लाह करे कि वहाँ पर भी जो है वो खैर खैरियत रहे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करते हैं। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय वीज़ों में ताख़ीर हुई, हम सब जानते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको वीज़े दिए गए और अब पाकिस्तानी शायकीन को भी भारत की जानिब से वीज़े नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दहाइयों से सपोर्ट करने वाले सूफी अब्दुल जलील यानी कि चाचा क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय वीज़े के मुंतज़िर हैं। उनका कहना यह है कि अभी तक बड़ी मुश्किल दर पेश आ रही है, पता ही नहीं है कि भारत के वीज़े कैसे लगने हैं। पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं कि जी आप क्या भारत वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका से शायकीन क्रिकेट भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। जाहिर है वो पाकिस्तान से भारत जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, झंडा लहराना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाचा क्रिकेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर मुझे ज़रा बताएंगे कि ये मामला क्या है, कितने टाइम से आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या सूरत हाल है? देखिए मैं तो अमेरिका में था और जो है ना पहले तो ऐसा कोई इंडिया जो वीज़े की प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है, तो मैं अमेरिका से कुछ 10 दिन पहले आया हूँ जो है ना। तो अभी यहाँ आके जो है ना अभी तक कोई पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं हुई, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो अभी पीसीबी ने भी आईसीसी को भी रिक्वेस्ट की है कि ये शायकीन क्रिकेट और मीडिया के लोगों को भी अभी तक वीज़े जो है ना वो नहीं मिल रहे। तो ये जो है ना इंडियन गवर्नमेंट को जो है ना शायकीन क्रिकेट को जो है ना वीज़े देने चाहिए और ख़ास तौर जो है ना मेरे जैसा आदमी जो क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर है और सबसे ज्यादा 54 साल से क्रिकेट के मैदानों में जो है ना पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है, शायकीन क्रिकेट को खुशियां भी दे रहा है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। तो हम अपनी ड्यूटी के देने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड या पहले मैं श्रीलंका में था तो आए हैं और इस उम्मीद पे है मैं कल अभी जाऊंगा जो है ना कजाफी स्टेडियम, वहां जाके ताज़ा सूरत हाल का पता लेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ इंतजामिया के लोगों से मिल सके। तो आपकी पीसीबी वालों से कोई बात हुई कि ये क्या मामला है पीसीबी, क्योंकि आप तो अक्सर पीसीबी के जो है वो साथ होते हैं, जाते हैं उनके साथ?
जी बिल्कुल, मैं अमेरिका में था तो मेरे साथ ही थे जो मिसबाउल हक थे और जो है शाहिद अफरीदी थे और मोहम्मद हफीज, सारे हम जो T10 वो खेलने गए हुए थे, मैं देखने गया हुआ था। तो हम सब एक ही होटल में कुछ 10-12 दिन थे। तो वो उनके तो वो तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन बात तो यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो पहले पता होता था जी कदाफी स्टेडियम से वीजे मिलेंगे, मार रोड से अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू मिलेंगे या किसी के और किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मिलेंगे। तो इस दफा कोई अभी तक जो है ना कुछ भी नहीं है। और पीसीबी कोशिश कर रहा है, इन्होंने आईसीसी को भी बोला है कि इंडिया को जो है ना, और मुझे इंडिया से भी कॉलें आ रही हैं, इंग्लैंड से भी आ रही हैं, और जो चेयर लीडर है जो श्रीलंका का ज्ञान है और तो ये बताएं कि चाचा जी ये बताएं कि कॉलें तो आ रही हैं, अब कोई आपको कुछ बता रहा है, किसी ने कुछ कहा है कि भाई इतने दिन मजीद लग सकते हैं या इस तारीख तक या इस दिन तक वीजा आने का इम्कान है, कुछ पता है? बिल्कुल जो है ना, मैं अभी इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं कल जो है ना वो कदाफी स्टेडियम जाऊंगा और वहां जाके अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे जज्बा बलवतनी की बड़ी कदर करते हैं। और 2013 में भी जब भी मैं आखिरी दफा इंडिया गया था और हमने वो सीरीज जीत के आए थे मिसबाउल हक की कप्तानी में, तो उस वक्त ही मुझे चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने स्पॉन्सर करके भेजा था। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी, जब से वो चेयरमैन बने हैं, क्रिकेट के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए भी। और उम्मीद है कि अगर वो जैसे उन्होंने आप तो जाहिर जैसे आपने बताया कि 2013 में भी आप गए थे इंडिया, उससे पहले भी आप जा चुके हैं। इंडिया में जब आप जाते हैं तो इंडियन फैंस जो हैं, क्रिकेट फैंस, वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उनके साथ आपकी कैसी एक रिलेशनशिप है? जी बिल्कुल, मैं तो जब भी इंडिया में एंटर होता हूं तो इंडिया मीडिया और इंडियन क्रिकेट फैन जो है, खासतौर मैचों में तो चाचा क्रिकेट जो है वो हीरो होता है, कि चाहे वो पाकिस्तानी फैन हो या इंडियन फैन हो, मैं जहां भी जाता हूं तो सब जैसे मेरे साथ ही सेल्फियां लेते हैं। वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और फिर वो जो, क्योंकि मैं बड़ा नारे लगाने में स्पेशलिस्ट हूँ और पाकिस्तान की अजमत के नारे और क्रिकेट के जो मैं नारे लगाता हूँ, वो उसकी वो बड़ी जो है ना खुश भी होते हैं, लगाते हैं ना, इसीलिए उनको अब ये गवारा नहीं है। नहीं, नारे तो उनका बस चलता बाबर को और नसीम शाह को भी ना जाने देते। ये तो शुक्र है अल्लाह का, वो पहुंच गए। जी चले, हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है। और जो है ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती। मैं 5-6 दफा इंडिया गया हूँ और पूरा इंडिया में घूमा हुआ हूँ, ट्रेनों में, बसों में और हवाई जहाज के लिए भी। और अभी भी मतलब कि कोई यही है कि भाई पता हो वीजा जो है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है ना बताएगा कि भी वीजा कैसे लगेगा, या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए जो है ना, वो क्या पॉलिसी जो है ना, वो जो है ना वो देती है। तो इंडिया में सबसे यादगार लम्हा आपका कौन सा था? सबसे यादगार मैच या सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट? जो इंडिया में बड़े हमने मैच जीते हैं, 99 में जो है ना 1000 आदमी ट्रेन में गए थे और वो मैच हमने 7 विकेट से जीता था और मैं बिल्कुल विकेट पे चला गया था और मुझे किसी ने नहीं रोका था। और उस वक्त इंजमाम और एजाज खेल रहे थे, तो वो पूरे में झंडे के साए में उनको जो ड्रेसिंग रूम तक लेके आया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, उसके बाद जो है ना वो 2005 में जो है ना जो दिल्ली में मैच हुआ और वो भी हमने आसानी से जीता। हम पहले 2 वनडे हार गए हुए थे, फिर हमने लगातार इंडिया से 4 मैच जीते और 6ठा मैच इंडिया में था, जिसमें हमारे मरहूम जो है ना मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ जो है, वो भी मैच देखने हुए गए थे। और चाचा जब भी जाता है वो वहाँ हीरो बन जाता है। इंडियन मीडिया जो है ना, मैं जिस घर में ठहरा होता हूँ, इंडियन चैनल जो है ना, उनकी गाड़ियां वहाँ लाइनों में खड़ी हो जाती हैं मुझे लाइव देने के लिए। और हमें भी खुशी होती है कि हमने जिंदगी में अगर पाकिस्तान का झंडा पहने, नबी सल्लल्लाहु प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुम्बद खिजरा का रंग जो पहना हुआ है,
तो इसको पहना है तो इसको भी अच्छी तरह इसकी इज्जत का भी ख्याल रखा है और दुनिया भर में पाकिस्तान का भी नाम रोशन और किया। भारतीय टीम के और खिलाड़ियों लोगों में को आपकी खुशियां दी सबसे है ज्यादा मुझे। जो है वो इंटरेक्शन किससे हुई है, किससे बातचीत हुई है, कौन आपका सबसे बड़ा फैन है भारतीय क्रिकेटर्स में, और आप किसके सबसे बड़े फैन हैं? जी अभी तो थोड़ा सिक्योरिटी वजह से जो है वो मुझे से तो टीमें मिल लेती है, जैसे अभी हम जो है ना 2017 में जो है ना जो है चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तो दोनों टीमें से मेरी मुलाकातें हुई थी, पाकिस्तान की टीम से भी। और चाहे वो पुराने प्लेयर हो या अभी नए प्लेयर जो है वो चाचे को देख के रिस्पेक्ट तो करते हैं, और मैं भी जब इंडिया की टीम जीतती है तो उनको जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। जब भी पाकिस्तान की टीम जीते तो वो मुझे मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जो है ना मेरे जो ज्यादा पुराने जो जैसे पाकिस्तान इंडिया के कैप्टन थे अजहरुद्दीन और दूसरे ये अभी भी जो अमेरिका में गए हुए थे पुराने खिलाड़ी देखने, और मैंने जो है ना साफ कहा है कि मुझे आजकल जो है ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने आखिरी 3 ओवरों में हमारे से मैच छीना है T20 का, तो वो बहुत बड़ा जो है ना वो इस वक्त जो है ना बैट्समैन है। जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा ही खेला, एक दफा वो नहीं अच्छा खेला था चैंपियन ट्रॉफी में, तो हम ये जीत गए थे। पेशगोई करें, मुख्तलिफ खिलाड़ियों की पेशगोइयां आ रही हैं, ठीक है, और कभी कह रहे हैं फलां ने कह दिया कि पाकिस्तानी टीम होगी फाइनल 4 में, किसी ने कह दिया फलां ने कह दिया। आप ये बताएं पाकिस्तानी टीम के हवाले से पेशगोई करें। एक तो ये कि क्या हम फाइनल 4 के मुकाबले तक पहुंचेंगे, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन सा एक खिलाड़ी ऐसा है जो आपको लगता हो कि ये सारी सीरीज का स्टार होगा भाई? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो है ना हमें प्यारे पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो जो है ना पहले भी मैं जो गैर मुल्की मीडिया है उनको भी कहा था कि भाई जो है ना जो सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की टीम जो है वो 4 जो बेहतरीन टीमें है ना वो मेरी नजर में है कि भाई एक तो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जो इस वक्त जो है ना टॉप रैंकिंग पे जा रहे हैं। उसके बाद जो है ना मैं पाकिस्तान की टीम के लिए हम लोग दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक अगर पहुंचेगी तो फिर आगे पता होगा कौन सी टीमें फाइनल में पहुंचती है। तो ये 4 टीमें मेरी आइडियल टीम में है इस वक्त। और कौन सा खिलाड़ी कौन होगा ऐसा स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान का पूरी सीरीज का? जी खिलाड़ी हमें एक है कि हमारे पास जो है ना दुनिया का बेहतरीन बॉलर जो है वो शहनशाह अफरीदी जो है वो है, और बैटिंग में जो है ना अल्लाह करे हमारी ओपनिंग भी चले, और बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं, मोहम्मद रिजवान से बड़ी उम्मीदें हैं, और पीछे जो हमारे जितने भी बैट्समैन हैं वो जो भी गए हैं, तो दुआ यही अच्छा खेले। और ज्यादा डिपेंड करेगा, ये फिर वही बात है कि बाबर आजम और रिजवान के ऊपर जो हमारी टीम जो है ना बैटिंग में डिपेंड करेगी, और बॉलिंग हमारी जो है ना शहनशाह अफरीदी है और दूसरे भी बॉलर है। और यह है कि जल्दी जल्दी वीजे मिले ताकि सब लोग वहां जाकर मैच देखें। भारत वालों वीजे दो, भारत वालों वीजे दो, ये नारे लगाने चाहिए जी हमें इस वक्त। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एशियन गेम्स, हाँ जी, एशियन गेम्स भी नाजरीन हमारी नज़र से ओझल नहीं हो रही हैं, और जाहिर है कि वो भी सिलसिला उनका भी चला और बड़ा ज़बरदस्त चला, लेकिन एक शख्स ने जीतना होता है, दूसरे ने जाहिर है वो विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचता तो है लेकिन टॉप पोजीशन में नहीं आते। एशियन गेम्स में हुआ क्या? मेंस टीम की जो स्क्वॉश फाइनल है उसमें भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी, और गोल्ड मेडल मुकाबले का फैसला कुन मैच नूर जमान और अभय सिंह के दरमियान हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान कामयाब ना हो सका। और दूसरे मैच में सारा घोषाल जो है उन्होंने
उन्होंने आसिम खान को शिकस्त दे दी और इससे कबल नासिर इकबाल साहब ने भी पाकिस्तान के लिए पहला मैच जीत लिया था और यूं पाकिस्तान ने एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वॉश में सिल्वर मेडल जीता है। और इस हवाले से अब हम करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे आसिम खान के ज़बरदस्त स्क्वॉश प्लेयर और फ़हीम गुल साहब जो कि कोच हैं, इन दोनों से बात करते हैं। दोनों जो है वो ग्वांगझू में चाइना में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। एक तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, सिल्वर मेडल भी जाहिर है, सिल्वर मेडल है जी, उस विनिंग पोडियम पे तो हम आए, लेकिन एक थोड़ा सा अफसोस तो होता ही है, लेकिन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम आपसे कहेंगे। क्या सिचुएशन है जी, आपके दिल का क्या हाल है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको कि आपने हमें शो में इनवाइट किया। और जहाँ तक सिल्वर मेडल की बात है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे कि हम साथ भी बात कर रहे थे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी दूर तक आएंगे, क्योंकि हमारा जो सिर्फ एक ही गोल था वो था कि हमने मेडल में किसी तरह आना है, क्योंकि जो हमारी टीम है वो काफ़ी पीछे थी। और आपको पता है कि इंडिया नंबर 1 सीट था, उसके बाद हांगकॉन्ग, मलेशिया, काफ़ी अच्छी टीमें हैं और हमने सिल्वर मेडल के लिए जो है ना क्वालिफाई किया। इसमें बहुत ज़्यादा खुश है, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम जाके हमने परफॉर्म किए, तो बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपका शिकवा भी था मीडिया से, वो मामला क्या था? आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी भाई। जी बिल्कुल, आपको जैसे पता है इंडिया को हम जीते थे, वो इस टूर्नामेंट का टॉप सीड था और जाहिर बात है हम इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इतनी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। अगर बाकी टीम्स को देखा जाए उनके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। हमने इंडिया को जीता नंबर 1 सीड और हमारे जो ओपोनेंट है वो भी काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन जो सारा क्रेडिट है वो जाएगा नूर जमान को और नासिर इकबाल को। उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है अपने मैचेस में। तो बाकी हाँ, वीडियो का उस वक्त हमारा लाइव नहीं चल रहा था, काफ़ी नेट बैटिंग मैचेस हुए थे, तो और मुझे मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा आए थे पाकिस्तानी फैंस की तरफ से कि हम मैचेस देखना चाह रहे हैं, हमारे लिए क्या वो है, किस ना मैचेस देख सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा वो वीडियो मैंने बनाई थी कि हमारी स्क्वाश भी पाकिस्तान में दिखाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि बाकी भी। एक बात आपसे कहूँ आसिम भाई, जरा आप ये मेरी बात जो है ना, बस कान खोल के सुनिएगा। आपने जो ये वीडियो बनाई थी ना, सही किया था, बिल्कुल आपने सही आईना दिखाया पाकिस्तानी मीडिया को। हमारी अपनी गलतियां हैं, बिल्कुल ये हमें मानना चाहिए और आपने बड़ा अच्छा किया। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, बिल्कुल साथ है। फ़हीम साहब आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं आपका हाई मोमेंट कौन सा था इस सारे? पहले तो सबसे पहले ये बताएं, हैंगजू गेम्स में आपका हाई मोमेंट जिसमें आपको खुशी हुई हो कि भाई आपकी मेहनत का सिला जो है वो मिल गया, वो कौन सा था? देखिए जी, एशियन गेम्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और हम 13 साल बाद जो है फाइनल में क्वालिफाई किया था। हमने 13 साल पहले हमने गोल्ड मेडल जीता था इसी एशियन गेम में, चाइना में ही हुआ था टूर्नामेंट। तो इस दफ़ा 13 साल बाद हमने क्वालिफाई किया। हमने पूल मैच में इंडिया को हराया था, हम बड़े खुश थे। हमें बहुत टफ अपोजिशन मिली, इसमें हांगकॉन्ग और कुवैत, कतर और इंडिया, ये चारों जो है बड़े स्ट्रॉन्ग क्या पोजीशन थी हमारी, और वो क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमसे पैर बहुत अच्छे थे। तो मेरे लिए तो खुशी का मुकाम ये था, एक तो हमने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, दूसरा हमने जीता हुआ मैच हमारे हाथ से स्लिप हो गया, हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीतना भी एक एजाज़ की बात है। ये भी मुझे बताइएगा फ़हीम साहब कि ये इंडिया को हमने जब पूल मैच में हरा दिया और फाइनल में हम हारे, तो फाइनल का प्रेशर हम पर ज़्यादा था या उनका गेम ज़्यादा अच्छा था? ये मतलब अगर फ्रैंकली पूछा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ जी, कोई प्रेशर नहीं था, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया हमने। मैंने अपने लड़कों को तैयार ही इसी तरह किया था कि वो, मुझे पता है कि जब इस तरह की मैचेस होते हैं तो उसमें प्रेशर ज़रूर आता है, लेकिन हमने मेंटली इनको बड़ा पुरसुकून तरीके से तैयार किया था। मेंटल चीज़ नहीं थी, एस्पेक्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी किस्मत में नहीं था। आसिम, यही सवाल होता है, ये होता है। आपकी असेसमेंट क्या है? उनका गेम ज्यादा अच्छा था या हम आपके मुताबिक थोड़े प्रेशर में थे? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, जब फाइनल में पहुंचता है तो जाहिर है हर एक मुकाबला करता है, गोल्ड का सवाल होता है, गोल्ड मेडल जीतना एक एजाज की बात होती है। उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेले, वो भी बहुत अच्छी हैं, सारे अच्छे प्लेयर हैं और हमारे खिलाड़ियों ने उनका भरपूर। आसिम, आप क्या कहेंगे इस पर, फाइनल मैच पर? आसिम, आपका क्या इस पे इज़हार ख्याल है?
देखिए मैच से पहले हमारी कोच की और प्लेयर्स की मीटिंग हुई थी। हमारा हम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वालिफाई कर लिया था काफ़ी टॉप टीम्स को हरा कर, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। लेकिन फाइनल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो गैप आया था हमारी उनकी गेम में वो था एक्सपीरियंस का। उनका मैच एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो साल में 14 to 16 टूर्नामेंट्स खेलते हैं और एशियन गेम्स में आने से पहले उनके लिए स्पेशली इंग्लैंड से, यूरोप से, इंडिया टॉप के प्लेयर्स बुलवाए गए थे, उनके साथ ट्रेनिंग करवाई गई थी और फिर वर्ल्ड चैंपियन भी इंडिया गया था इनको ट्रेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से हमारा जो गेम के अंदर जो गैप आता है वो एक्सपीरियंस का है। अगर हमें भी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाए और टूर्नामेंट्स मिले, बाहर जाकर ट्रेनिंग मिले, उस्ताद भी हमारे साथ जाएं, तो मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल क्या क्या कर सकते हैं। और सर स्क्वॉश तो फिर हमारे घर की मुर्गी है, घर की मुर्गी का ये हाल होता है भाई। नहीं लेकिन मतलब स्क्वॉश तो हमारी तो खून में रगों में दौड़ती है स्क्वॉश, हम तो चैंपियंस हैं उसके। तो हमने जो अभी देखिए कि पाकिस्तान ने स्क्वाश में दुनिया में सबसे ज्यादा एजाज हासिल किया। हमने क्रिकेट और हॉकी से भी ज्यादा बड़े एजाज हासिल किए। हमने 35 साल एजाज किए, लेकिन हमारी जो मीडिया में जो अपीयरेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं है। और हमारे पास तो इसी वजह से हमारे पास ना स्पॉन्सर है ना कोई और जो है आगे आते हैं हमें स्पॉन्सर करने के लिए। हमें इस चीज का बड़ा सर वो जो मैं कह रहा था ना इनसे आसिम से कि आसिम ने जो है वो सही किया, वीडियो बना के मीडिया से शिकवा करके बहुत अच्छा काम किया। और ये तय है कि अब आप लोग जैसे ही पाकिस्तान आएंगे ना, हमारे स्टूडियो में आपसे हम मुलाकात करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये तय हो गया, डन है। आप लोगों ने ये राज हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आसिम खान रहीम गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए जो आने वाले मैचेस हैं और जो कि हम हासिल कर चुके हैं मेडल्स, उनके लिए जबरदस्त तालियां हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब आज आपकी हम मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में अपना किरदार अदा किया। और ये सिर्फ कोई 30-40 साल की बात नहीं है, 100 साल से ये पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सितंबर 1923 28 सितंबर 1923 को ये पैदा हुए। रुईदाद खान पाकिस्तान के सबसे सीनियर, जिनको हम वेटरन का वर्ड देंगे तो भी गलत नहीं होगा, वेटरन ब्यूरोक्रेट हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन साबिक ब्यूरोक्रेट्स में से ये हैं। और गुज़िश्ता दिनों वो माशाल्लाह 100 बरस के हो गए। और रुईदाद खान साहब की आंखों ने तख्लीक पाकिस्तान से अब तक सब देखा है और हर जाविये से उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। सियासी तौर पर रुईदाद खान साहब को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बेपनाह अकीदत रही है। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखा, बड़े करीब से देखा, उनकी तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट में अपना हिस्सा डाला। और रुईदाद खान साहब ने 1949 में पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में शमूलियत इख्तियार की और कई ओहदों पर उनकी तकर्रियाँ हुई। और उन ओहदों में चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, MDB-TV पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वजारत सियाहत, सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान शामिल हैं। और इसके अलावा रुईदाद खान साहब पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल वजारत दाखिला, वफाकी वज़ीर एहतिसाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के मुशीर भी रह चुके हैं। बड़े मतलब दर्द दिल के साथ इस मुल्क के उरूज व ज़वाल को उन्होंने देखा है। और आज हम इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और ज़रा जो 100 साल की ज़िंदगी है उसके हासिल को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत मुबारक हो आपको 100वीं सालगिरह आपकी। तो अगर थोड़ा सा इस 100 साल की ज़िंदगी का अगर आप खुलासा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को 2 लख्त होते देखा है। और अब जो हालात वाक़यात हैं, ये जिन्ना साहब का पाकिस्तान नहीं है। जिन्ना साहब का पाकिस्तान कुछ और था। वो उन्होंने कहा 43 में कायद ने कहा कि ये अगर पाकिस्तान में बिग कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट की हुकूमत हो गई, आई विल नॉट हैव दिस पाकिस्तान, मुझे कोई ज़रूरत मैं नहीं करूँगा।
पाकिस्तान। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात की है कायदे आज़म ने, लेकिन बस वही बात है कि हमें समझने की, याद रखने की जरूरत है, इस बात को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, 100 साल उम्र में रोहिदाद साहब, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग क्या होगी अगर हम आपसे पूछें? सबसे बड़ा जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि अब यहाँ पार्लियामेंट किनके हाथ में है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो किनके हाथ में है। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सही, बिल्कुल सही। सर, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हो? मेरी जिंदगी खत्म होने को है, हमारी जनरेशन ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अल्लाह करे यंगर जनरेशन जो है, जो आ रही है, वो पाकिस्तान के इंतजाम को अपने हाथ में ले लेंगे और बिना साहब के पाकिस्तान को रिवाइव करें जी। बिल्कुल। अच्छा, ये खुल के जो बात आपने की है, आप ही कह सकते हैं कि आपकी जनरेशन ने पाकिस्तान को बुरा हाल कर दिया, पाकिस्तान का, और अब यंग जनरेशन आगे आकर पाकिस्तान को संभाले और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाए। कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाए, और ये भी आप ही कह सकते थे सर कि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, हम नहीं ये गुस्ताखी कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर रोहिदाद साहब, आज आप 20 साल रोहिदाद खान को कोई जिंदगी का उसूल समझाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं 20 साल में मैं चला गया फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर पढ़ाई के लिए जी, और फिर मैं चला गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सही। और अलीगढ़ में मेरी आंखें खुली रह गई। अच्छा। कायद वहां पर आया करते थे अलीगढ़। कायद ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान आपस में इकट्ठे रहें, लेकिन मैं इसमें फेल हो गया हूँ। अब जो भी जहाँ भी हमारी मेजॉरिटी है वो हमको दी जाए और इस तरीके से पाकिस्तान बनाए। अच्छा, ये भी हम बार बार ये बात करते हैं कि कायदे आज़म ने, ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन जब मामलात ऐसे नहज पर पहुंच जाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं रहता, तो फिर ये जो तकसीम है ये होती है। लोगों को आज जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि ये क्यों हुआ, गलत हुआ, ये वो, एक तो ये कायदे आज़म को जरा सुन ले, पढ़ ले, उनको पता चल जाएगा कि क्या। और आज के भारत पे नजर डाल के देख लें जरा। सर, सबसे पहले मतलब आपने तो ज़ाहिर है उस वक्त से स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद सब कुछ देखा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये आपकी नज़र में क्या है? पाकिस्तान से सबसे बड़ा मसला इलेक्शन कब होगा। ये तो है। ये पुराने लोगों ने कब्जा किया हुआ है, मगर इलेक्शन कब होगा? पाकिस्तान के तमाम अमराज का इलाज जो है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन ये करते नहीं है, ये नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। ये इलेक्शन कब होगा, ये तो सारे मीडिया का सवाल है, सारी दुनिया का सवाल है, सारे पाकिस्तान का सवाल है। बहरहाल अब वो जनवरी की क्या वो डेट दी है, आखिरी हफ्ता दिया है, पता नहीं ये तो हो जाएंगे, बत्ती है या इंशाल्लाह होगा, ये अल्लाह बताएगा। उम्मीदें बाहर रख। सही। तो रोहिदाद साहब, अच्छा, आपने सर 6 पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ काम किया है। अगर हम उनकी बात करें तो उनमें से कौन से सबसे काबिल आपको समझ में आते थे?
अयूब खान। वो कैसे? अयूब खान क्यों सर? अयूब खान ने वो एग्रीकल्चर में बहुत एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में बिलीव करता था। ये मैं कमिश्नर पेशावर था, मुझे ले गए हैदराबाद सिंध जी, और प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा और नवाब कालाबाग ने मुझे कहा कि बैराज तैयार है, कैनाल तैयार है, जमीन है, लेकिन तमाम पानी जो है वो समंदर की तरफ जा रहा है। आप कुछ करें कि जमीन और पानी का ताल्लुक पैदा हो जाएगी। मैं 3 साल वहां रहा। हर महीने अयूब खान और उनके साथ नवाब कालाबाग ये आया करते थे हैदराबाद में, और ये मेरा फरीजा था कि मैं उनको ले जाऊं और उनको बताऊं कि क्या काम हम कर रहे हैं। 3 साल के बाद को एक पानी का एक कतरा भी समंदर की तरफ नहीं जाता था। ये बड़ी अचीवमेंट है ये अयूब खान की। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि अगर आपने कुछ प्रॉब्लम देखा तो उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना शुरू किया। विद इन स्पैन ऑफ 3 years आप सिचुएशन को चेंज करें। हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, हमें लगता है वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं हो रही। अच्छा, अगर सिविल सर्विसेज उस प्रॉब्लम में एक ये भी कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज भी पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है अब। बिल्कुल। तो जब आपने सिविल सर्विसेज उस वक्त जब ज्वाइन की थी और अब जो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज को अब आप देखते हैं, दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फर्क ये है, जिन्हें का पाकिस्तान लॉ के ऊपर बेस्ड था, कानून, जिन्हें का पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था। अब कोई लॉ को तो कोई मानता नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने फाड़ दिया है जी। बात तो क्या है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। सर ये बताएं, आपने कायदे आज़म को देखा और सुना, उनकी शख्सियत के मुतालिक सबसे मुतासिर कुन बात आपको क्या लगती थी? मैं कायद को मिला पहली दफा जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो रहा था। मैं FC कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था अभी। मैं अपनी साइकिल उठा करके पहुंचा और तो कायद ने, एक कदावर आदमी था, सफेद कपड़े, कमीज पजामा उसने पहना हुआ था, डोमिनेट कर रहा था तमाम शो को डोमिनेट कर रहा था कायदे आज़म। और रेजोल्यूशन पास हो गया जी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गया। बिल्कुल सही। तो ये हुआ तो लाहौर में था, और लाहौर शहर की आपने हमेशा बड़ी तारीफ़ें की हैं, तो आज का लाहौर आपके दौर के लाहौर से कितना मुख्तलिफ है, ज़रा इस पर भी कुछ रोशनी डालें सर। आज के लाहौर में न लॉ है, न कॉन्स्टिट्यूशन है, न कानून है, न आईन है। ये फर्क है जी। मैं सुबह वॉक के लिए मैं जाता था लॉरेंस गार्डन। अच्छा। उसको उस जमाने में लॉरेंस गार्डन कहते थे। सही। मैं लॉरेंस गार्डन गया और
वो मेरा साथी था, मेरा दोस्त था, वो उसकी साइकिल थी, तो वो साइकिल पर हम जाते थे और मैं कैरियर के ऊपर बैठता था। तो एक सार्जेंट, ट्रैफिक सार्जेंट ने हमको पकड़ लिया जी। अच्छा। और वो उसने कहा कि आप, मेरे दोस्त को कहा ये क्वेश्चन के बगैर नहीं है, बगैर है, और आप मुझे कहा कि allowing yourself to be carried on a bicycle without cushion। हमको कहा, पर्चा दिया हमको कहा कि फलाने मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाओगी। हम डरते 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 मजिस्ट्रेट के पास चले गए जी। हमारा ख्याल था कि ये तो हमें फांसी लगेगी। अच्छा। इतना लॉ का, कानून का इतना जबरदस्त काबू था जी कि हम 3rd ईयर स्टूडेंट थे, लेकिन वो नींद नहीं आती थी रात को कि पता नहीं मजिस्ट्रेट क्या हमको जेल में भेजेगा। तो ये है, ये सिचुएशन थी उस जमाने में भी। अब तो न लॉ है न कानून है, इसकी जो ताकतवर लोग हैं उनकी बात मानी जाती है इसकी, और अपनी गवर्नमेंट बना देते हैं। कायद ने कहा अगर पाकिस्तान को कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल बिग लैंड होल्डर्स उन्होंने चलाना है, तो मैं ऐसे पाकिस्तान को नहीं बताना चाहता। ये कैद के अल्फाज है। क्या बात है, क्या बात है। और आइन कानून पे रुदात साहब आपका उतना ही फोकस है जितना कायद का था, और इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि आपने उनके साथ वक्त गुजारा, तो आप पे भी उनका और उनकी सोच का एक इन्फ्लुएंस है। और अल्लाह करे कि हमारे जहनों पर भी ये इन्फ्लुएंस और कायद की सोच का इन्फ्लुएंस आए, और हम भी उनकी नक्शे कदम पर चलने के लिए ख़ुद को थोड़ा सा तैयार करें और अपनी जहनसाजी कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, और आपको बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे और अगली सालगिरहें भी आप इसी तरह मनाते रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सितंबर 2020 में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े के बाद रेप मुलज़िमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया था, और अब काफ़ी हलकों की शदीद मुखालफत के बावजूद सेनेट में रेप के मुलज़िमों को सरेआम फांसी देने के लिए बिल अक्सरियती बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की तरफ से तजवीज़ की गई तरमीमी बिल जो है, इसमें क्या है और क्या इस बिल से रेप में कमी वाक़ होगी, इसकी मुखालफत क्यों की जा रही थी, कौन लोग थे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, इस हवाले से सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सर आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसी बिल के हवाले से अगर आप बता दें कि इसमें कौन कौन सी ऐसी अहम पॉइंट्स है जिनको कि हाईलाइट किया गया है। मैं थोड़ा सा इस बिल पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन कुछ आदाद शुमार जो हुकूमत के हैं खैबर पुख्तनख्वा के मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खैबर पुख्तनख्वा में 2019 से अब तक यानी 5 सालों में 1122 केसेस रेप के रिपोर्ट हुए। ये बहुत बड़ी तादाद। बिल्कुल 1122 2019 से लेकर अब तक, मतलब 4 साल में ये 1000 से ज़्यादा, तो हर रोज़ ये एक रेप हो रहा है तकरीबन। अच्छा, अब आप देखें कि 581 जो केसेस हुकूमत ने रिपोर्ट कर लिए, उसमें 494 मुलजिमान बरी हुए।
494 मुल्जिमान बरी हुए और सिर्फ 87 मुल्जिमान को सजाएं हुई। अच्छा। अब अगर इसकी मजीद ब्रेकअप कर लें तो खवातीन के साथ रेप के 341 मुल्जिमान बरी हुए और सिर्फ 23 को सजा हुई। बच्चों के साथ 153 मुल्जिमान बरी हुए और सिर्फ 64 को सजा हुई। इसका मतलब ये है कि कोई डेटरेंस ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए बहुत ही और ये तो वो सर वो है जो रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी तो कितने होंगे जो रिपोर्ट नहीं बहुत करते। बड़ी तादाद ऐसी है जो मुख्तलिफ वजूहात से रिपोर्ट नहीं हो रही। जो रिपोर्ट हो गए हैं उसकी पूरी की पूरी जो सजाएं देने की शरह है वो सिर्फ 14% है, सिर्फ 14% है। तो ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है और मैं खुद इस पे परेशान हूँ और ये बहुत बड़ी दरिंदगी है, बहुत बड़ी दरिंदगी है। अच्छा, इस जुर्म को रोकने के लिए हमें एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी जिसमें सबसे पहले तो एजुकेशन है, निज़ाम तालीम के ज़रिए से और मीडिया के ज़रिए से। इसी तरह दीनी मदारस, मसाजिद, जुम्मे के खुतबों, उसके ज़रिए से वालिदैन, घर, उसके ज़रिए से तरबियत के ज़रिए से कि इंसानों की तरबियत की जाए, उन्हें इंसानियत और इस्लाम जो है वो सिखाई जाए। उसके साथ साथ फिर यह है कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की उनकी सलाहियतों को, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जाए। पूरे खैबर पुख्तनख्वा में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री नहीं है। अच्छा। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर, मेरे ख्याल बलूचिस्तान में भी नहीं है। तो आप लेबॉर्ट्रीज को, ताकि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, इसी तरह स्पीडी ट्रायल हो। अब देखें ना, ये अगर पुलिस की ट्रेनिंग होती तो सिर्फ 14% जो है वो शरह होती सजाओं की। स्पीडी ट्रायल हो और उसके साथ लॉज जो हैं वो अच्छे किए जाएं। तो लॉज का जो पहलू है वो सिर्फ, मैंने यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का एक बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि पब्लिक हैंगिंग की जाए और उसे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर ने पास कर लिया है। अच्छा, इस पर मैं ज़रा इसकी डिटेल में लेता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब ये जो आपने बताया कि 14% को सज़ा हुई, तो सज़ा हुई का मतलब ये है कि सज़ा एग्जीक्यूट हो गई या ये कि सिर्फ सज़ा सुनाई गई है? सज़ा अदालतों से उनको सुनाई गई। हाँ, अब तो ज़ाहिर अपील का सिलसिला शुरू होगा। फिर जिस तरह हमारा प्रोसेस होता है तो अमलन सज़ाएं तो हैं, लोगों को नहीं होती। हमारा माशरा जो है इस वक्त एक जंगल बनता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ का जुडिशल सिस्टम फेल हो चुका है, यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन इदारों की कारकर्दगी ख़राब है और यहाँ पे जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो सज़ाएं जिनको ना हुई और जो आज़ाद कर दिए गए, रिहा कर दिए गए, वो बेसिकली तो ये होगा ना कि आप उसको साबित नहीं कर सके जुर्म। जी बिल्कुल, ये साबित भी नहीं कर सके और साबित ना कर सकने में पुलिस की अपनी नाअहली, नालायकी, इसी तरह फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री का ना होना, सबूतों का ज़ाया हो जाना, इसी तरह हमारी जुडिशल सिस्टम की कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को जो है वो फ़ायदा दे रहा है। अब इस बिल पर आ जाते हैं। सिर्फ एक और सवाल सेनेटर साहब, वो ये है कि जब जहाँ पर कार्रवाई करनी होती है वहाँ पर तो कार्रवाई हो जाती है, बंदे भी पकड़े जाते, मिल जाते हैं। आज हम खबर सुना रहे थे कि उम्रे पे जाने वाले जो ज़ायरीन थे, उनमें से जिन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था कि वहाँ जाकर बेकारी बनेंगे, तो उनको पकड़ लिया FIA ने। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि जहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन करके पकड़ लिया, जहाँ पर एक औरत कह रही है या बच्चा बेचारा उसकी हाल देख के लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है, वहाँ पर बरी हो जाते हैं और जहाँ पर कार्रवाई करनी, ये इसका कुछ है कोई माइंड से? मसला ये है कि हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। जो जिन लोगों के पास इख्तियार है, जिन लोगों के पास इस मुल्क की बागडोर है, उनकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। आप देखें, कौमी असम्बली से आखिरी महीने के अंदर 120 कवानीन इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें 75 कवानीन पास हो गए। ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, किसी नेशनल असम्बली ने एक माह में। आप मुझे बताएं, उसमें महंगाई के खिलाफ, उसमें लोड शेडिंग के खिलाफ, उसमें तालीम के लिए, उसमें सेहत के लिए, उसमें इंसाफ की फराहमी के लिए, उसमें अमन अमान के लिए, उसमें पीने के साफ पानी के लिए कितने कवानीन हैं? कुछ नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी बदकिस्मती से माफिया और अशराफिया की फैसिलिटेटर और खिदमतगार बन गई है। बिल जो है बिल जो है, ये इस बिल का नाम है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 और इसमें मैंने तरामीम की हैं जो 375 सेक्शन 375 है, सेक्शन 375A है और सेक्शन 376 है। बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने ये जो एक पब्लिक के प्रेशर में कानून बनाया था, उसमें एक उन्होंने तो उन चीज़ों को भी रेप में डाला था जो कि रेप नहीं है, अच्छा, माइनर हैं। तो जाहिर आप इतनी बड़ी सजाएं रख रहे हैं
तो फिर कानून बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में वाजे होना चाहिए ताकि कोई गुनहगार बच न जाए और कोई बेगुनाह को सजा ना हो जाए। दोनों चीज़ों से कानून साजी बड़ी हसास और बड़ी एक सेंसिटिव इशू है। तो एक तो मैंने उसको ज़रा जो जिना किया रेप की डिफिनीशन थी उसको मैंने दुरुस्त कर लिया और उस पर मैंने साथ कमेटी ने कैसे डिफाइन किया गया है उसको बाकायदा वाजे तौर पर डिफाइन किया गया कि रेप क्या होगा। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता तफसील में। दूसरा फिर इन्होंने ये किया था कि इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, यानी मौत तक उसको जेल में रखने का। अब मौत तक आप जब जेल में रखेंगे तो आखिरी उम्र में उनको 10 अवारिस लायक हो जाते हैं, उनको तो 5-5 बंदे खिदमत के लिए दरकार होंगे, तो आप क्यों उसको मौत तक जेल में रख रहे हैं? आप अगर उसके ऊपर साबित हो तो सजाए मौत दे दें, हमारे टैक्स पे पलते रहे। हाँ, मतलब जेलें आपकी ऑलरेडी ओवरलोडेड है, ओवर क्राउडेड है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक मुजरिम को जिंदगी के आखिरी सांस तक उसके इलाज मुआलजे उसकी खिदमत का वो सारी की सारी उठाएं। तो मैंने उसको कहा कि ये ठीक नहीं है, अगर आप साबित हो रहा है तो आप उसको फिर सजाए मौत दे दें। और फिर तीसरा मैंने सजाए मौत में पब्लिक हैंगिंग को कोर्ट ऑर्डर पे कर लिया ताकि ये डिटरेंस हो। आप मुझे बताएं कि अगर इस्लामाबाद में और चारों कैपिटल्स में एक एक रेप के मुजरिम को सरेआम सजा हो जाए, हमारे बच्चे बच्चियां हमारे खवातीन वो महफूज हो जाएंगी। अच्छा, अब मुखालफत शेरी रहमान साहिबा और बड़े सेनेटर्स हैं जो कहते हैं क्या आर्गुमेंट्स है, जाहिर है उनका भी एक वो कहते हैं ज़िया साहब मतलब सदर ज़िया के दौर में ये होता था और वायलेंस और बढ़ गई थी। मुझे देखें, सदर ज़िया के साथ इसको जोड़ना तो दुरुस्त नहीं है। सदर ज़िया ने अपनी मार्शल लॉ को दवाम देने के लिए और अपनी सियासी मुखालिफिन के लिए ये काम किया था। यहाँ तो हम अपनी बच्चियों को महफूज करना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को महफूज करना चाहते हैं। यहाँ तो हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ ये नहीं कर रहे, दरिंदों के खिलाफ कर रहे हैं, मुजरिमों के खिलाफ कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये है कि उनका आर्गूमेंट यह है कि हमारी हुकूमतों के इदारों का भी आर्गूमेंट यही था कि हम बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत कर चुके हैं और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों में है कि सजाए मौत न दी जाए। अब हम बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तो पाबंद नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत है, वहाँ कत्ल की सजा कत्ल है, वहाँ रेप की जो इस तरह साबित हो जाए आयतुल खिलाफत के तहत उसकी सजा कत्ल है, वहाँ जज जो है काजी वो बतौर ताज़ीर भी डेथ सेंटेंस दे सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पे दस्तखत किए, हम अपने दस्तूर के पाबंद हैं। दूसरे उन्होंने ये कहा कि कोई स्टडी ऐसी अभी तक नहीं आई है कि पब्लिक हैंगिंग जो है वो डिटरेंस का काम दे सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे वो स्टडी दिखाएं कि पब्लिक हैंगिंग हुई है और डिटरेंस जो है वो साबित नहीं हो सकी है। हमारे अभी तक जो हमारे सामने जो आदाद शुमार हैं, जो हमारे सामने मिसालें हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उसमें तो जो भी सजाएं खुलेआम दी जाएं वो एक डिटरेंस का काम देती है, वो एक सद्दी जुर्म का काम देती है और उसके नतीजे में माशरे के अंदर अमन आया। सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने, हम कहते हैं भाई क्राइम फ्री मुल्क बना हुआ है, बहुत ही कम वहाँ पर क्राइम है। आप 50 लाख हुज्जाजी किराम जो हैं वो हज करते हैं हर साल, वहाँ कोई जुर्म होता है? लाखों लोग पूरा साल पूरी दुनिया से उम्रे के लिए आते हैं, मोर देन 100 कंट्रीज से लोग वहां आते हैं। जुर्म नहीं है, क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ इस एक सेक्शन को कि जो जराइम होंगे उसमें कोई माफ़ी नहीं होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और उसके साथ जो सजाएं होगी वो सरेआम होगी ताकि वो डिटरेंस का। तो लोगों को पता है कि यहाँ अगर मैं कोई जुर्म करूँ तो बच नहीं सकता, और बच नहीं सकता उसको इसलिए यकीन है कि वो सरेआम देख रहा है कि लोगों को जो जुर्म करते हैं उसको सजाएं मिलती हैं। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा GSP प्लस का स्टेटस है या हम अहम मुआहिदों पर सिग्नेटरी हैं, क्या इसके हो जाने से उन अहम मुआहिदों पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन दुनिया आलमी सतह पर ले सकती है? देखें, ये सारी चीज़ें एक डिप्लोमेटिक इशूज़ हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हैं जो वो अपनी कौमी ज़रूरत के लिए बनाते हैं और उसके ऊपर कभी भी इत्तेफाक इंटरनेशनली नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह FATF का इशू था, अब सब कह रहे हैं कि भाई ये स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी हुई ये तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त आपके ऊपर यही प्रेशर था। तो ये एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आपको लॉन्च करना होगा जिसके ज़रिए से आप लोगों को अवेयर करें कि भाई इस्लाम क्या मुतालबा करता है
है और दूसरी बात यह है कि हमारी कौमी जरूरत क्या है। अपनी आप society उनको में बता हमने दें देखा है, आदाद शुमार कि ये आदाद शुमार हैं, बच्चे महफूज नहीं है, बच्चियां महफूज नहीं है, माएँ जो है अपने बच्चों के साथ सबर नहीं कर सकती। जो मोटरवे का वाकया हुआ था बिल्कुल, इसने पूरी माशरे को खौफजदा कर लिया था। ये तो मसला हमारा अपनी कमजोरियां है ना। हमारी अपनी बांग्लादेश कमजोरी फांसी है। देता रहे, उसको कोई कुछ नहीं कहता। इंडिया में फांसियां होती रहती देखिए ये जो हमारे हमारे सारे इस पे GSP एतराज खराब हो करते जाते हैं ना, वो एक तरफ तो ये करते हैं, दूसरी तरफ वो डिसिक्रेशन ऑफ द हाली कुरान करते हैं, इसी तरफ वो नामूस रिसालत के तौहीन रिसालत जो है उसका इर्तिकाब करते हैं, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं। तो उनके डबल स्टैंडर्ड हैं। असल चीज ये है कि हमारी कौमी प्रायोरिटीज हों, हम अपनी माशरे अपने आवाम की जरूरत के मुताबिक कवानीन बनाएं और फिर पूरे जुर्रत के साथ उसकी वकालत करें इंटरनेशनल फोरा के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और क्विकली सिर्फ हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है, मुझे प्राइवेट जेल्स के हवाले से जो कानून है आपका। देखें, प्राइवेट जेल्स का जो बारखान का वाकया हुआ था बड़ा खौफनाक था, जिसमें आपके साथ भी मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने और सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी ने, मैं उनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ, बलूचिस्तान से खातून है सेनेटर समीना साहिबा, हमने मिलकर ये प्राइवेट जेल के खिलाफ कानून बनाया। अब प्राइवेट जेल जो बनाएगा उनको भी सजाएं होगी, 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, और जो प्राइवेट जेल में किसी को कैद रखेगा उनको 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। ये बाकायदा कानून जो है यूनानिमसली सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर से पास हो गया, अब सेनेट में आएगा। तो मुझे यकीन है कि इस वक्त 71 जेलें हैं प्राइवेट एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में, और सिर्फ 3 साल में सिंध से प्राइवेट जेलों, वडेरों और जागीरदारों की 5000 लोग जो हैं, खुसूसन अक़लियती बिरादरी, वो प्राइवेट जेलों से निकाली गई हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट जेल हैं, वहाँ इंशाल्लाह इन जेलों का खात्मा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये कवानीन जो है वो सही मानों में इम्प्लीमेंट हो सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुश्ताक साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की मौसीकी को दुनिया भर में फैलाने के लिए और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान लाने के लिए एक ऐप है जी, बड़ी ज़बरदस्त, उसका नाम है स्पॉटिफाई। और स्पॉटिफाई ने अब एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है पक्का हिट है। ये पक्का हिट है, ये गिग्स की सीरीज है। इसका पहला इवेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ था, और उसके बाद अब इस सीरीज़ का दूसरा इवेंट हुआ जी 30 सितंबर को लाहौर में, और टावर्स और तलाल कुरैशी की बड़ी ज़बरदस्त लाइव परफॉर्मेंस थी वहाँ पर, बड़ी ज़बरदस्त मौसीकी थी, सब लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। और बेसिकली ये पाकिस्तानी मौसीकी को फ़रोग़ देने और मद्दाहों को बेहतरीन गाने पेश करने का एक बड़ा ज़बरदस्त ये एक प्लेटफॉर्म है। पक्का हिट है फ्रॉम स्पॉटिफाई। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी याकूब साहिबा, जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए स्पॉटिफाई की सीनियर एडिटर हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रतापा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बताएं भाई, ये पक्का हिट है, ये पक्का हिट है क्या है और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? बड़ी ज़बरदस्त इसने तो धूम मचाई हुई हर तरफ। जी बिल्कुल, आप लोगों को पता है दैट स्पॉटिफाई इज़ बेसिकली म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस, जो बेसिकली जिस पे पाकिस्तान के दुनिया के इंटरनेशनल तमाम गाने मौजूद हैं। तो हमारी ऐप स्पॉटिफाई पे वी आल्सो हैव गानों की कलेक्शन, जो गाने सिर्फ पाकिस्तानी आज के दौर के हिट गाने और हिट आर्टिस्ट को हम लोग क्यूरेट करते हैं, और इस प्लेलिस्ट का नाम जो है वो बेसिकली पक्का हिट है। तो हमने ये प्लेलिस्ट लॉन्च की थी लास्ट ईयर 2022 में, और उसके बाद दिस ईयर हमने सोचा कि हम इस एक्सपीरियंस को फैंस के लिए और आर्टिस्ट के लिए ऑन ग्राउंड लेके आए। सबसे पहले हमने लाहौर में मार्च में इसकी पहली गिग की थी, जिस पे ताहा जी और अब्दुल हन्नान ने परफॉर्म किया था, और अभी कुछ दिन पहले हमने इसका सेकेंड एडिशन जो है वो होस्ट किया है लाहौर में, जहाँ पे टावर्स और तलाल कुरैशी ने भी परफॉर्म किया है। तो बेसिकली ये हमारी एक सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पहली हिट्स प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई पर, जिसके नाम के अंडर हम लोग ये गिग्स होस्ट कर रहे हैं। वाह जी, जबरदस्त। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है और इसको जो है वो फिर लाइव परफॉर्म किया जाता है। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तो एक तो वो कॉन्सर्ट का जो कल्चर है हमारे यहाँ पर, वो तो दोबारा शुरू हो रहा है इस तरह के इवेंट्स से। जी एग्जैक्टली। आई थिंक काफ़ी अरसे से एक बहुत लंबा ब्रेक आया था लाइव इवेंट्स में, स्पेशली म्यूज़िक के लाइव इवेंट्स में,
तो स्पॉटिफाई जब से लॉन्च हुआ है हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग वो गिग्स का कल्चर और लाइव म्यूज़िक का कल्चर आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक आउटलेट होता है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस, एंड वी वांट टू काइंड ऑफ कल्टिवेट दैट कल्चर इवन फर्दर। इसलिए हमने दोबारा ये गिग स्टार्ट किए हैं। हमारे और भी काफ़ी इवेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में प्लान्ड हैं, जिस पे हम लोग आर्टिस्ट को एक स्टेज देंगे और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस एज वेल। सही। और इसका तो अभी तक का इम्पैक्ट क्या है, कैसा रहा? हाँ, लोगों की फीडबैक कैसी मिली आपको? देखिए, जो प्लेलिस्ट है हमारी पक्का हिट है वो जब से हमने लॉन्च की है तब से आई थिंक हमारी मंथ ऑन मंथ 65% ग्रोथ एवरी मंथ, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। दैट मीन्स कि हम जितने भी गाने उसमें क्यूरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ऑडियंस जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रीम भी करते हैं। और जब से हमने गिग स्टार्ट किए हैं, एक आर्टिस्ट सेंटिमेंट, क्योंकि हम लोग उनको स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं, और फैंस का सेंटिमेंट क्योंकि हम उनको एक मौका दे रहे हैं टू एक्सपीरियंस द आर्टिस्ट फर्स्ट हैंड लाइव। तो बहुत प्यार मिला है पाकिस्तानी ऑडियंस से अभी तक। हमारे प्लेलिस्ट में कुछ आर्टिस्ट हैं जिस तरह के अदनान धूल, कैफ़ी खलील जिसका आई थिंक सबको पता है, जवाद एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, बयान, ये सब आर्टिस्ट जो हैं इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जब से ये लोग प्लेलिस्ट में पक्का है प्लेलिस्ट में क्यूरेट हुए हैं। तो एक वो सेंटिमेंट भी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छा हमें रिसीव हुआ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आपका जो रोल है इस सारी मेहनत के पीछे एज जो हम कहें कि एज एडिटर, वो बताएं। सीनियर एडिटर हिट करवाती हैं गानों को भाई, ये इनका काम है, हिट करवाना, बस ये रोल है इनका। नहीं, बिल्कुल आई थिंक फॉर समवट दैट्स करेक्ट, बट नॉट एंटायरली। जो स्पॉटिफाई पाकिस्तान में एक टीम है हमारी जिनकी जॉब जो है वो सिर्फ गाने सुनना है, और इन गानों के लिए और इन आर्टिस्ट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे वो जगह ढूंढना है जो उनके लिए बेस्ट फिट हैं, जहाँ पे उनकी ऑडियंस बैठी है और गाने सुन रही है। तो बेसिकली क्योंकि स्पॉटिफाई ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ पाकिस्तान के लोग गाने नहीं सुन रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के गाने सुन रहे हैं। डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी लोग जो US, UK, कनाडा में वो लोग भी गाने सुन रहे हैं। तो वो लोग जब ऐप पे आते हैं तो उनको हमारा काम ये है कि हमने उनको सर्व करना है पाकिस्तानी लोकल टैलेंट, लोकल म्यूज़िक, ताकि वो उसको बाहर बैठ के भी एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये जॉब बेसिकली मेरी और हमारी टीम की ये जॉब है कि वो इन ऑडियंसेस को ग्लोबल और लोकल और इस म्यूज़िक को और इन आर्टिस्ट को बेसिकली कनेक्ट कर सकें। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो पक्का हिट है कि प्लेलिस्ट में जो गाने आते हैं वो सिलेक्ट कैसे होते हैं? मतलब ये आप लोग सिलेक्ट करते हैं या फैंस की पॉपुलैरिटी के हिसाब से कुछ ये होता है? ये सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ये भी समझाएं। ये क्राइटेरिया एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, इसके बहुत मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसा कि आपने कहा कि ऑलरेडी हिट गाने जो हैं हमारे जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो पाकिस्तानी ऑडियंसेस अभी सुन रही हैं, हम वो भी क्यूरेट करते हैं, क्योंकि हमने अपने ऑडियंसेस को, हम पाकिस्तानी ऑडियंसेस को वो गाने सर्व करना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी सुन रहे हैं, जो वो पसंद करते हैं और जो वो चाहते हैं कि एक साथ एक कलेक्शन में अवेलेबल हों। लेकिन उसके साथ साथ हम पोटेंशियल हिट्स को भी क्यूरेट करते हैं, हिट्स ऐसे जो अभी उस लेवल पे पॉपुलर नहीं हुए हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ताकि हम इमर्जिंग आर्टिस्ट को और अपकमिंग म्यूज़िक को भी उतना ही पोटेंशली सपोर्ट कर सकें, उतने ही चांसेस दें जितने ऑलरेडी हिट ट्रैक्स को और आर्टिस्ट को हम दे रहे हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट, सही है। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है या गोल है वो क्या है? लॉन्ग टर्म में पक्का हिट है, कहाँ तक ले जाने का प्लान है आप लोगों का? बिल्कुल, हमारा पक्का हिट जो प्लेलिस्ट है उसको ऑब्वियसली अभी हमने बिल्कुल लास्ट ईयर लॉन्च की है। ऑलरेडी ग्रोथ जो है वो बहुत ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। तो हमारा फ्यूचर में गोल यही है कि ये एक ऐसा प्लेलिस्ट ब्रांड बन जाए कि पाकिस्तानी इसका गो टू प्लेलिस्ट हो, जिस पे वो अपने पसंदीदा पाकिस्तानी आज के दौर के पाकिस्तानी गाने सुन सकें। इन द फ्यूचर हमारे और भी पक्का हिट है कि अंडर लाइव गिग्स जो हैं वो प्लान हैं, तो इंशाल्लाह अगली
जो गिग है वो हमारी प्रॉबेबली हम लोग कराची में होस्ट करेंगे, और फिर अगले साल इन गिग्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद नहीं आने का प्लान है आप लोगों का भाई? भाई बिल्कुल, आप लोगों के लिए हम लोग इस्लामाबाद अगली दफ़ा फ़ौरन पहुंच जाएंगे। हाँ ना, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें भी देखें कॉन्सर्ट में जाने का शौक है, वहाँ पर ज़बरदस्त म्यूजिक एंजॉय करें जरा, हम भी ज़रा पक्के हिट तो सुने। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसीलिए आई विल मेक अ नोट ऑफ दैट। इंतजार है हमें भी, ज़रूरी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब वो पहले ना वो लिस्ट होती थी, बिलबोर्ड चार्ट्स जो होते थे, ये इस तरह की भी चीज़ के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमें पता चले कि जी ये चीज़ें हैं जो इस वक्त हिट हो रही हैं या हिट होने वाली हैं, तो वो जो लोगों की गो टू प्ले लिस्ट होती है ये उस तरीके से बन जाए। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस प्लेलिस्ट का मकसद ये है कि जो आपके तमाम टॉप गाने जो हैं अभी पाकिस्तान में और पोटेंशियल टॉप गाने हैं वो क्यूरेट हों। लेकिन इसके अलावा स्पॉटिफाई के ऊपर स्पॉटिफाई की चार्ट्स प्लेलिस्ट भी हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर टू एनी टॉप चार्ट्स प्लेलिस्ट आप उनको कह सकते हैं। तो उस पर वो स्ट्रीम्स के हिसाब से आपको पाकिस्तान के टॉप 50 गाने मिलेंगे जो कि हम लोग ख़ुद क्यूरेट नहीं करते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्यूरेट होते हैं बेस्ड ऑन कितनी स्ट्रीम्स जो हैं वो इस वक्त कितनी स्ट्रीम्स डेली पाकिस्तानी ऑडियंसेस उन गानों की कर रही हैं। तो वो आपको एग्जैक्टली उस स्ट्रीम्स के हिसाब से, उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि व्हाट आर द टॉप चार्टिंग सॉन्ग्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। सही है। और जो आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट हैं, न्यू आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, वो किस तरह से अपने आप को पक्का हिट है की लिस्ट तक पहुंचा सकते हैं? उनको क्या करना है? मतलब जिसका भी नया गाना बनाए एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू। पाकिस्तान इसमें जब हमने स्पॉटिफाई लॉन्च किया था तब से हमारे काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोग्राम्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं, जो बेसिकली जिनका मकसद यही है कि हमने इमर्जिंग आर्टिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई करना है, वॉइस देनी है। हमारा एक प्रोग्राम है फ्रेश फाइंड्स पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हम लोग अभी ऐसे आर्टिस्ट क्यूरेट करते हैं जो कभी किसी ने भी प्रॉबेबली अभी पाकिस्तान में नहीं सुने और उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारा एक प्रोग्राम है रेडार पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हम लोग इमर्जिंग आर्टिस्ट को क्यूरेट करते हैं, ऐसे आर्टिस्ट जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि इंडस्ट्री में कुछ देर से काम भी कर रहे हैं लेकिन अभी जो है एक हाईएस्ट लेवल उन्होंने अभी अचीव नहीं किया, लेकिन हम उनको सपोर्ट अभी और ज़्यादा दे सकते हैं। और फिर हमारे पास एक इक्वल पाकिस्तान के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है जो वुमेन आर्टिस्ट के लिए है, जो वुमेन इक्विटी इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री प्रमोट करता है, ताकि हम लोग जो है ये हम एक जो बैलेंस है ऑफ जेंडर इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री उसको मेंटेन कर सकें। और हमारी इक्वल आर्टिस्ट जो हैं वो हर महीने न्यूयॉर्क बिलबोर्ड पे भी फीचर होती हैं। तो ये मल्टीपल हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसके मल्टीपल आर्टिस्ट हिस्सा बनते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं और फिर इवेंचुअली पाकिस्तानी ऑडियंसेस जिनको पसंद करती हैं उनको ज़्यादा सुनती हैं और फिर उसके बाद दे इवेंचुअली एंड अप इन पक्का हिट है प्लेलिस्ट एज वेल एंड इन द टॉप चार्ट्स ऑन स्पॉटिफाई। वाह जी, जबरदस्त, ग्रेट इनिशिएटिव जी, बहुत ही आला, मजेदार। हम भी जरा सुनते हैं, कोई मशवरा दे दें कौन सा वाला गाना सुने प्लेलिस्ट में, आपको कौन सा सबसे पसंद है ज़्यादा? आपको आई थिंक पूरी प्लेलिस्ट सुननी चाहिए और फिर उसके बाद आप पिक करें आपका फेवरेट गाना कौन सा है। चलो बस ये करते हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू रुतैबा, बहुत शुक्रिया आपका। स्पॉटिफाई पक्का हिट तो हम भी सुनेंगे और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी सुनेंगे। बिल्कुल नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।